दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूँ आज आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो जिसकी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स को नीड है, ज़रूरत है। और रीज़न इसका साफ है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेकेपीएससी का जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि जेकेएएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर करने वाले होंगे, वो इस बार इस एग्जाम में अपेयर होंगे। और उन सब के माइंड में एक जो डाउट या एक डायलमा या जो कंफ्यूजन है वो है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सी सेट। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं सी सेट के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज स्टूडेंट को होते हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, जब मैंने खुद अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग से, हालांकि मैं एकेडमिक्स में क्लास 11-12 ज़रूर पढ़ाता था, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की मैं बात करूँ तो मैंने सी सेट से शुरू किया था साल 2015 के अराउंड। तो साल 2015 में सी सेट में ऑलमोस्ट 3 से 4 साल जो है लगातार पढ़ाया, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। तो सी सेट के रिगार्डिंग मेरे जितना एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो के दौरान हमें समझना क्या है, सिर्फ सी सेट के बारे में तो नॉलेज मिलेगी, मगर क्योंकि अब 2 महीनों के अंदर एग्जाम शेड्यूल्ड है तो हमारे पास जो लगभग अगर हमें 30 डेज डिवोट करने हैं वो सी सेट के ऊपर और उसमें किन चैप्टर्स को फोकस करना है, मैं इन पे बात ज़्यादा करूँगा। यानी कि क्योंकि बच्चा ऐसा होता है बहुत सारे जो कि क्लास 10th के बाद मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं रखते, उनका मैथ्स के साथ टच रहता नहीं है, बट उनको सिविल सर्विसेज में अपेयर होना होता है, मन करता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम दें, और दूसरे हाफ ऑफ द माइंड में ये भी चलता है या बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलता है कि यार हमने तो क्लास 11-12 में मैथ्स रखा नहीं है, कहीं हमें प्रॉब्लम या दिक्कत ना आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये कोई रिक्वायरमेंट, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको 11th एंड 12th में भी मैथ्स रखना ही था तो ही आप सिविल सर्वेंट जो है वो बन पाओगे। आप यूट्यूब सर्च करो, हिस्ट्री चेक करो, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा है जिन्होंने क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं रखा, जो कि आज सिविल सर्विसेज में है, बजाय इसके जिन्होंने रखा है। तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि आप सब भी सी सेट को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, आगे चल के जीएस में अच्छा स्कोर करके एक सिविल सर्वेंट जो है वो बन सकते हो। तो जो भी आपकी स्क्रीन में सामने लिखा हुआ है एक बार आप नोट डाउन कर लो, पेन डाउन कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर, देन वी विल स्टार्ट। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, फर्स्टली वी शुड नो कि आप अगर फर्स्ट टाइम सी सेट में अपेयर होने वाले हो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आप सबको बता दूं शॉर्ट शब्दों में कि इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आपका सी सेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप जो है वो उस जीएस के पेपर में जितना मर्जी अच्छा कर लो, आप उसमें क्वालिफाई करो या नहीं करो, उसमें स्कोर हाई हो या ना हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब आसानी है कि उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसा है कि आपका जीएस का जो है वो चेक ही नहीं होगा। तो सी सेट जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो प्ले करता है। और दूसरा मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको बोल रहा है क्वालिफाइंग। हाँ, ये बात सही है कि एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इट मीन्स यू डोंट हैव टू टॉप इन दिस एग्जामिनेशन। कोई टॉप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोर लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि मुझे आउट ऑफ 200 इसमें 150 100 प्लस स्कोर लेना है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बहुत मदद करेगा, आपको टेंशन से बाहर लाने की हेल्प करेगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो 80 होते हैं, 80, और हर एक सवाल यहाँ 1 नंबर का नहीं होता है, 2.5 नंबर का होता है। तो जब 80 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैक्सिमम मार्क्स बन जाएंगे, यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो होगा 200 मार्क्स का। तो दोस्तों देखते साथ इंसान सोचता है यार ये तो बहुत बड़ा पेपर होगा। तो आपने सारा थोड़ी ना अपेयर करना है, सारा थोड़ी ना अटेम्प्ट करना है, हमने तो क्वालिफाई करना है। सी सेट के मार्क्स कहीं भी मायने नहीं रखते, प्रोवाइडेड आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नंबर हो। बस मैक्सिमम मार्क्स आपको समझ आ चुके हैं 200 है, टोटल नंबर क्वेश्चन हमें समझ आ गए कि वो 80 है। पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वालिफाइंग जो मैं बोल रहा हूं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाई करने के लिए नंबर कितने चाहिए? जस्ट 33%। अरे यार, आज अगर आप ग्रेजुएट हुए हो तो क्लास 10th 11 12 जो ग्रेजुएशन हुई 33% नंबर आपको पता है, वो तो नॉर्मल एक सिनेरियो रहता ही है पास होने का। तो वो तो बच्चा बड़ी आसानी से ले सकता है। अगर तब लिया जा सकता था तो अब लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ एक आती है, बच्चों को लगता ही है कि इसमें मैथ्स
क्योंकि एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हमने ज़्यादा मैथ्स के अंदर जाने की घुसने की कोशिश करनी भी नहीं है। उसको ज़रा सा टच करके आएंगे ना, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। बट उसके लिए एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एक आपको प्रॉपर वे से चलना पड़ेगा, वही मैं सिखाने आया हूँ इस वीडियो में। तो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बोला है 33%, जब मैं लगाऊंगा 200 के ऊपर यानी 66 मार्क्स, 66 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और अगर 66 नंबर लेने तो मुझे कितने क्वेश्चंस को सही करना होगा? आउट ऑफ 80 जस्ट 27 क्वेश्चंस। मतलब हमें पहले ही एक लिगेसी दे दी गई है यार, आप चाहे 80 में से 40 सवालों को अटेम्प्ट ही ना करो, 40 ही अटेम्प्ट करके अगर आओगे ना, फिर भी आपकी बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी, एक्यूरेसी अगर अच्छी है, कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो सोच लो कितना आसान होगा फिर सीसेट, मुश्किल नहीं है। तो 33% हो गए, 66 मार्क्स। मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो 27 क्वेश्चन सही करने हैं। बट मैं आपको रोकूंगा यहां पर, अगर आप ये सोच रहे हो कि 27 क्वेश्चन ही करके आऊंगा और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं वो बोलूंगा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा है कि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, आप दोबारा सी सेट से बाहर हो जाओगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस है सी सेट में। आप क्वेश्चन गलत करोगे, माइनस में नंबर होंगे, अल्टीमेटली 66 से नीचे आओगे, सी सेट से अब बाहर हो गए, जीएस आपका चेक भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं यहां पर कि सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने चाहिए। आप पर क्वेश्चन पर सब्जेक्ट की अगर बात करें, यानी बात अगर मैं करूं इंग्लिश की, आई थिंक ये पहले का लिखा हुआ है तो ये मैं बेटे का नहीं, साथ में कंटिन्यू करेंगे। बात करें हम मैथ्स की या बात करें रीजनिंग की, हर एक सेक्शन में आपको कितने कितने नंबर का स्कोर करना है वो मैं भी आगे बात करने वाला हूं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम अलॉटेड, तो पूरा एग्जाम में आपको मिलेंगे 2 घंटे, और 2 घंटे अगर मैं बात करूं बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो तो पर क्वेश्चन आपको लगभग मिलता है 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए सुनने में लगता है यार ये तो पेचीदा सा सवाल, ये पेचीदा सा काम होगा, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत टफ है। किसने बोला आपको 80 के 80 सॉल्व करने हैं? मैंने अभी से पहले बता दिया, हमें टॉप तो करना नहीं है इसमें। जो टॉप कर रहा होगा सी साइड में और जिसके 67 या 68 नंबर होंगे, दोनों सेम लेवल पे होंगे, दोनों का सी साइड क्वालिफाई है, दोनों का जीएस चेक होगा, बस ये फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं। तो अगर आप 40 क्वेश्चंस करने के लिए कोशिश कर रहे हो आउट ऑफ 80, यानी टाइम आपका 1.5 मिनट से बढ़ के 3 मिनट हो जाएगा। तो 3 मिनट एक सवाल के लिए बहुत होते हैं, उसके ऊपर बहाना नहीं चलेगा, 3 मिनट बहुत होते हैं। बात करें कि सर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये बताओ कि आज तक पेपर का सिनेरियो रहा क्या है, यानी कौन से सेक्शन में से कितने मार्क्स के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं या कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बोला 3 सेक्शंस होती है मेनली, एक है इंग्लिश, द सेकंड वन इज रीजनिंग एंड द थर्ड वन इज मैथ्स। आप अगर सिलेबस इसका चेक करोगे तो वहां पर ऐसा लिखा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन को अलग से लिखा होता है, डीआई जो है वो मैथ्स का सब्जेक्ट है या मैथ्स का टॉपिक है तो वो मैथ्स में ही आएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आती है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में आ जाएगी, और इंग्लिश में जस्ट कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो मैंने देखा है लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके कि 25 सवाल जो होते हैं लगभग इंग्लिश के रहते हैं। इंग्लिश जस्ट मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। अराउंड 25 सवाल रीजनिंग के भी देखे हैं मैंने हर एक पेपर में, और 25 सवाल मैथ्स के भी देखे हैं मैंने हर एक पेपर में। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 75 क्वेश्चन तो यही बन गए। अब क्वेश्चंस 80 आने हैं, जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी इंग्लिश में 30 पूछ लेगा, कभी रीजनिंग में 30 पूछ लेगा, कभी इन दोनों में से 26, 26, 27 पूछ लेगा, तो इस तरीके का भी काम 28 पूछ लेगा, ये भी काम चलता है। यानी कि ये 25 तो आपको हर एक सेक्शन से देखने को मिलेंगे ही, जो रह गए 5 वो जहां मर्जी से वो निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके एक डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। बात करेंगे अभी साल 2020 या 21 बोलूंगा मैं, जो केएस का प्रीलिम्स हुआ, वहां जो सीसेट आया। अब आपके मन में एक डाउट होगा अगर आपने वो पेपर देखा है कि सर वो तो 80 क्वेश्चंस थे ही नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, उस पेपर में तो हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब उसका मेंस का एग्जामिनेशन शेड्यूल था लगभग 6 मार्च को, उससे एक रात पहले 5 मार्च रात को 10 बजे एग्जामिनेशन जो है उसे कर दिया गया पोस्टपोन। बहुत बच्चों को पता भी नहीं था कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वो तो सेंटर में एग्जाम देने चले गए थे, बाद में पता चला एग्जाम पोस्टपोन हो गया। रीजन क्या था? बच्चों ने लिटिगेशन लगाई थी जेकेपीएससी के ऊपर। लिटिगेशन के और भी बहुत सारे रीजंस थे, कुछ आंसर की का इश्यू था, एक रीजन ये भी था कि भाई ये सी साइड में तो 80 सवाल पूछे जाते हैं, आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हो, यूपीएससी की जितने भी जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उसको फॉलो कर रहे हो, वो 80 क्वेश्चंस पूछता है, तो हाउ कैन जेकेपीएससी आस्क 100 क्वेश्चंस ऑफ सी सेट? अब वहां क्योंकि एक आप बोल सकते हो एक बच्चे को कुछ ऐसा मिल गया, एक शब्द नहीं आ रहा मैं बोलूंगा, कुछ ऐसा पॉइंट मिल चुका जिसके ऊपर वो जेकेपीएससी से लड़ाई कर सकता था।
ठीक है। तो हालांकि बाद में आके वो चीज़ें जो है वो भी सॉर्ट आउट हो गई है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर जेकेपीएससी चाहेगा कि आगे कोई परेशानी ना हो बच्चा कोई लिटिगेशन ना लगा पाए, उम्मीद यही है कि 80 सवाल जो है वही पूछेगा हर बार वो सीसेट के अंदर। आपको मैं ये भी बता दूं कि सीसेट साल 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी जेकेएएस में। उससे पहले सीसेट नहीं था। रीजनिंग और मैथ्स के कुछ सवाल पूछे जरूर जाते थे, बट वो जीएस के अंदर ही पूछे जाते थे। मैं साल 2016 का जो केएस का एग्जामिनेशन हुआ उसकी बात करूं तो जीएस के पेपर के अंदर ही रीजनिंग मैथ्स के कुछ सवाल पूछे जाते थे। बट 2018 में पूरा पैटर्न चेंज हुआ। आपको मालूम होगा ऑप्शनल के अकॉर्डिंगली भी पैटर्न चेंज हुआ था। यूपीएससी को टोटली फॉलो करने की कोशिश की गई, और वहां पर क्योंकि यूपीएससी अलग से सीसेट लेता है तो केएस ने भी अलग से सीसेट इंट्रोड्यूस किया। पर मुझे ये भी याद है 2018 में स्टूडेंट्स ने बहुत हंगामा भी किया था कि सीसेट में भैया हमारा मैथ्स तंग है, हमने अपेयर नहीं होना इस एग्जामिनेशन में, इसको हटाओ। बट थोड़ी ना जेकेपीएससी सुनेगा किसी की, उसने तो करना ही है यूपीएससी को फॉलो। ठीक है, तो आज के बाद ये रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, तैयारी करनी होगी और आसान भी है। ये भी क्लियर हो गया। आते हैं सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कि अगर मैं अपना माइंडसेट घर से बना के जाना चाहता हूं एग्जाम में तो मुझे दिमाग में कितने सवालों को लेके चलना है। देखो टॉप करना नहीं है हमने इसमें, हमें क्वालिफाई करना है, तो हम अपने लिए रास्ता आसान बनाएंगे ना कि मुश्किल। ठीक है, एक जगह तक पहुंचना है, दो रास्ते, एक आसान एक मुश्किल। मैं क्यों मुश्किल से जाऊं, मैं तो आसान से जाऊंगा। तो मैं पहले ही ये सोच के चलूंगा आई जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 40 to 45 क्वेश्चंस। इससे ऊपर अगर मुझे वक्त मिलेगा मैं कर लूंगा, वक्त नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम योर एक्यूरेसी शुड बी एटलीस्ट 85 to 90% इन दोज 40 to 45 क्वेश्चंस। यानी अगर आप 5-7 सवाल गलत कर भी देते हो, नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है, बट फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा ना। अल्टीमेटली आप इस पोजीशन से तो ऊपर रहोगे 66 मार्क्स से। तो सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि 40 से 45 क्वेश्चन आप करके आओगे तो ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। खुद बताओ, खुद सोचो, क्या मुश्किल है 40-45 क्वेश्चन को सोल्व करना? जब 80 सवाल हमारे सामने हो तो मुश्किल नहीं है, आसान है। कॉन्फिडेंस बनाओगे, हर एक चीज हो सकती है। बट अगर मैं पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं कि सर इंग्लिश से हमें कितना कर देना चाहिए, रीजनिंग से कितना करना चाहिए, मैथ्स से कितना करना चाहिए, तो मैं हर उस फैक्टर को दिमाग में रख के बात करूंगा जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम आती है। जैसे मैथ्स में हाथ तंग होता है तो वो सब कंसीडर करते हुए मैं बताऊं, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन इंग्लिश अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो 10 से 15 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है। मैं अगर एग्जाम देने जा रहा हूं मान लो, तो मैं ये अप्रोच लेके जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। बात करें अगर हम रीजनिंग की, देखो रीजनिंग सेक्शन कंपैरेटिवली इजी होती है मैथ से, तो मैं आपको बोलूंगा 25 सवालों में से 15 से 20 सवाल आराम से रीजनिंग में इंसान सॉल्व कर सकता है। मैथ्स क्योंकि टफ रहता है बच्चे के लिए, तो इसमें मैं वही अटेम्प्ट्स बोलूंगा जो मैंने इंग्लिश में बोला है, अराउंड 10 to 50 क्वेश्चन, 10 to 15, 15, 10 से। तो अगर आप इसका लोअर लिमिट भी उठाते हो ना, मतलब 10 नंबर अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करते हो, 10 के 10 बिल्कुल सही हैं आपके, खुद सोचना। आप देखो रीजनिंग में अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो और 15 के 15 सही है, और अगर आप मैथ्स में भी सिर्फ 10 ही सवाल करते हो 25 में से, तब भी आपका कुल मिला के 10 + 10 20 + 15 35 क्वेश्चंस जो है वो आपके हो जाते हैं बिल्कुल सही। हमें तो 27 चाहिए थे पास होने के लिए, पास तो आपका अभी भी हो गया। और अगर आप इसकी अपर लिमिट उठाते हो, अपर लिमिट यानी कि इंग्लिश में 15 सवाल कर लेते हो, रीजनिंग में 20 कर लेते हो, मैथ्स में 15 कर लेते हो, ऐड कर लो आप इसको, अराउंड 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप उसी ब्रैकेट में फॉल कर जाओगे जिस ब्रैकेट में आपको मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहां देखो 40 से 45 क्वेश्चन के ब्रैकेट में आना था ना हमें, तो आ गए ना 35 से 50 क्वेश्चंस। तो लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट को, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है वो ये कि जो सवाल आप कर रहे हो आपको पूरा भरोसा हो कि ये सवाल बिल्कुल सही है, तुक्केबाजी नहीं चलेगी यहां पर, और तुक्केबाजी करनी भी नहीं है हमें। तो मुझे लगता है यहां तक जितनी भी मैंने आपसे बातें शेयर की है, कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ आया होगा, पता चला होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर आपने ये सब तो बता दिया यार कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस को करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, टाइम अलॉटेड कितना है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। इन चीज़ों से सर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये तो बताओ पढ़ना क्या है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो लेकर आऊंगा। यू जस्ट हैव टू कॉपी इट, आप करिए कॉपी, फिर चलेंगे हम आगे। चलिए भाई इसे नोट डाउन कर लो एक बार, फिर चलते हैं आगे।
चलिए अब यहां पर आते हैं। देखो भाई, मैंने आपको बोला 3 सेक्शन है, एक आ गई इंग्लिश, एक आ गया रीजनिंग एंड थर्ड वन इज मैथमेटिक्स। इसमें जो भी चैप्टर्स सिलेबस में होते हैं वो मैंने सामने आपके लिख लिए। हाँ, आपको लग जरूर रहा होगा सर ये आपने व्हाइट बॉक्सेस जो बनाए इसका रीजन क्या है, अभी बात बताऊंगा मैं आपको। देखो ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं। आप चेक करो सिलेबस यूपीएससी का, वहां सिर्फ लिखा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बेसिक मैथ्स, जनरल मेंटल रीजनिंग, कुछ ऐसा लिखा होगा। बट ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं फिर ये किसके अकॉर्डिंगली लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालाइज किया है हमने ऑफ लास्ट आई थिंक 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, 10 से 15 सालों के सवालों को देखा गया, कौन से चैप्टर्स वहां टच किए गए, तो वो सब चैप्टर्स के मैंने नाम लिखे। और पूरा रीजनिंग होता यही है, पूरा मैथ्स होता यही है, तो इसके बाहर और कुछ रहा भी नहीं। ठीक है, तो सिलेबस आपका जो सी सेट का रहेगा वो यही रहेगा। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स मेरे से जेकेपीएसआई के टाइम पर पढ़ चुके हैं उनका सिलेबस भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट था सी सेट का, मैंने उनको उसी तरह से पढ़ाया है जिस तरीके से उनको सी सेट में भी हेल्प हो जाएगी। उनको दोबारा से मैथ्स रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको ट्राई करना है सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स लो सॉल्व करो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं लास्ट तक देख लो, कुछ ना कुछ सुनने को समझने को मिलेगा आपको। जब बात करेंगे हम इंग्लिश की तो जस्ट कॉम्प्रिहेंशन वहां पूछे जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था, सवाल उसमें 5 या 6 पूछ लिए जाते थे, वो बहुत आसान टाइम था। आज टाइम ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन वो लगभग 10 से 12 लिख देता है और हर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक एक या 2-2 सवाल पूछ लेता है। यानी कि आपको जब 10-12 कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है तो मुश्किलें वहां पर बन जाएगी हमारे लिए। पहले एक ही कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करना होता था और सवाल हम 6 से 7 सॉल्व कर सकते थे। आज आप जितने सवाल है उतने कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो तरीका क्या होगा एग्जाम को हिट करने का, आप इंग्लिश की सेक्शन से शुरुआत कभी मत करिएगा। अगर मेरी बात मानेंगे, शुरुआत आपको रीजनिंग से करनी चाहिए, वो आसान होती है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं लगभग, क्योंकि किक चाहिए ना हमें स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि 10-15 मिनट में मेरे लगभग 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किक मिलेगी, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, एक ट्रैक बन जाएगा। तो रीजनिंग में शुरुआत कर सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंशन से करोगे तो मुझे लगता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओगे। तो ऑल्दो ये भी वेरी करता है स्टूडेंट से स्टूडेंट के ऊपर। आप अगर मेरी मानोगे तो मैं बोलूंगा रीजनिंग करिए, बाकी आपका खुद का डिसीजन है। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको पता चल गया, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तैयारी अब बात आती है कहां से की जाए। तो मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन इज टू ट्राई इट एट होम। आप कॉम्प्रिहेंशन ले लीजिए, कहीं से भी गूगल सर्च करो, बाजार से क्वेश्चन पेपर्स लाओ, घर पे ट्राई करो कॉम्प्रिहेंशन की, आपको समझ मिलेगी। और इससे भी बेहतर तरीका और क्या है, सिर्फ आपको चाहिए रीडिंग हैबिट। मैं अपने टाइम पे, मुझे याद है मैंने हमेशा बच्चों के साथ शेयर किया है, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था और कहीं ना कोई एग्जाम से क्वालिफाई किए ही है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग नॉर्मली और इंसान करे बड़े आराम से इंग्लिश जो है उसका सॉल्व होता है। आपको भी न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग करना मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है। जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे दिमाग के अंदर ना एक हमारी जो होती है ना सिक्स्थ सेंस जिसे बोलते हैं, खुद ही पता चल जाता है कि कहाँ इंग्लिश में एरर है, कहाँ गलती हुई है, इसकी जगह क्या आना चाहिए। हमारी सिक्स्थ सेंस है वो उस चीज़ को पकड़ लेती है। जैसे आपको पता है, आप ड्राइविंग जब नॉर्मली इंसान बोलता है मैंने ड्राइविंग सीखनी है, तो इंसान स्टार्टिंग में क्या सोचता है, इतना काम करना पड़ेगा मुझे, मतलब मेरे पैर भी चलाने हैं, मुझे फुट भी चलाने हैं, हाथ भी चलाना है, फिर गियर भी चेंज करने हैं, इतना काम हम कैसे करेंगे ड्राइविंग के समय, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बड़ा आपने देखा जब आप सीख लेते हो उसके बाद अपने आप हाथ पैर चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, इसी को सिक्स्थ सेंस बोल सकते हैं हम। तो वैसे ही इंग्लिश में जब बहुत सारी रीडिंग कर लेते हो ना, अपने आप आपको पता चलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को सॉल्व करना कैसे है। तो ये एक मात्र सॉल्यूशन है इंग्लिश का। यूट्यूब सर्च करो, बेशुमार वीडियोस पड़ी होंगी वहां पर नेशनल लेवल के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हो, वहां भी हेल्प मिलेगी। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलूंगा, सब्जेक्ट जो पर्टिकुलरली इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी। देखिए यार, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, क्यूब एंड डाइस। आप साल 2016, 17, 18, 19, 20 किसी भी साल का पेपर देखोगे, कभी 2 सवाल पूछे क्यूब एंड डाइस से, कभी 3 सवाल पूछे, कभी 1 सवाल पूछा, यानी क्यूब एंड डाइस को वो टच करता ही है। सवाल पूछे कैसे जाते हैं क्यूब एंड डाइस में, तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जैसे हिंदी में पासा बोलते हैं, क्यूब देखा होगा, या डाइस आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिखा होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर मैं इस डाइस को शफल करूं तो बताओ जिस फेस के ऊपर 5 है उसके ऑपोजिट वाले फेस पे कौन सा नंबर होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक अप्रोच होती है प्रॉपर, आप वो अप्रोच को फॉलो करोगे सॉल्व होंगे।
और भी तरह के टाइप्स रहते हैं, जैसे अगर एक क्यूब को बाहर से रंग दिया जाए, कलर कर दिया जाए और कट कर दिया जाए पीसेज में, तो बताओ कितने पीसेज ऐसे मिलेंगे जिसका कलर ग्रीन हो, कितने ऐसे मिलेंगे जिसका येलो हो। मतलब जब पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आप रीड करोगे आपको समझ आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये दो तरह के रहते हैं क्यूब एंड डाइस पे क्वेश्चंस। फिर आता है कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि कोई तारीख दे देगा, बोलेगा बताओ इस तारीख पे कौन सा डे रहा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे रहा होगा। या वो बोल सकता है बताइए कि लीप ईयर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लीप ईयर सुनने में लगता है हर ऐसा साल जो 4 सालों के बाद रिपीट होता हो, बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट। इसमें भी एक पेच है, एक इशू है। अगर आपने वो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, जरूर टीचर ने बताया होगा। अगर आने वाले वक्त में मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। कैलेंडर में और भी टाइप्स रहती हैं कि एक कैलेंडर का जो पूरा हमारा एक साल का जो कैलेंडर होता है, एग्जैक्टली उसकी कॉपी पेस्ट साल जो है वो कब आएगा, कितने सालों के बाद आएगा। अब ये क्या बोल रहा हूं, अगेन जब कैलेंडर की आप बेसिक सीखोगे आपको मालूम चलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस है कैलेंडर में। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है, रीजनिंग का बेसिक चैप्टर रहता है, कुछ कोड्स दिए होंगे उनको डिकोड करना है, उस पर सवाल रहते हैं। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन हुआ, ब्लड रिलेशन के ऊपर आई थिंक 1 या 2 सवाल पूछे थे, बहुत सिंपल थे। आगे चलिएगा हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता रीजनिंग कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर है जहां पर रीजनिंग अगर मेंशन्ड है और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से कोई सवाल पूछा ना गया हो। फिर बात करूं मैं क्लॉक, घड़ी के ऊपर सवाल आते हैं, टाइम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्रंट से उस रो में स्टूडेंट का रैंक आता है 10, तो बैक से कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं हर टाइप आपको बोल के बता नहीं सकता, बट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बात करें सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म को मैं दूसरे नाम से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलता हूं, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी और आपको ये चेक करना है कि आप इसमें से क्या क्या चीजें जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। आगे चलो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ रीजनिंग। छोटी छोटी पजल्स दी होंगी आपको, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन है तो आपको बड़ी बड़ी पजल्स दी हो ना, छोटी छोटी पजल्स दी होंगी, उनको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। अभी जेकेपीएसआई में लगभग 3 या 4 सवाल आए थे जो फिगर के ऊपर बेस्ड थे और सिंपल थे। मतलब फिगर्स देखोगे, एनालाइज करोगे, आंसर करना है। और मैं बोलूँ इसके लिए अगर आप आज के टाइम पर ग्रेजुएट हो, मुझे नहीं लगता इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑन द स्पॉट एग्जाम में स्टूडेंट जो है उसे सॉल्व कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल अप्रोच चाहिए, इसमें कोई बड़े रूल्स नहीं है। सिमेंटिक सीरीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैथ्स में नंबर सीरीज होता है, रीजनिंग में सिमेंटिक सीरीज होता है। आपको याद होगा मैथ्स में हम देखते हैं कि अगर 2 है, 5 है, 8 है, आगे क्या आएगा, पहले हमें पीछे एक जो उसने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसको जज करना है, फिर मैं नेक्स्ट नंबर निकाल पाऊंगा। वैसे ही सिमेंटिक सीरीज में क्या होता है, A, B, C, तो मैं आपसे पूछूं आगे क्या आएगा, आप बोलोगे D। ये तो इतना आसान बोल दिया, एग्जाम में आता नहीं है, बट जो भी आता है वो आसान होते हैं। केस 2018 के प्रीलिम्स में सीसैट में 5 सवाल यानी कि 12.5 नंबर के क्वेश्चन सिमेंटिक सीरीज में पूछे गए थे। और अगर आज के टाइम पे आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, समझोगे उन सवालों को, आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है। तो सिमेंटिक सीरीज भी एक चैप्टर रहता है, मिसिंग नंबर भी एक चैप्टर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या हो गया कि कुछ शेप्स बनाई होती है और एक बॉक्स खाली होता है, बाकी बॉक्सेस में नंबर पड़े होते हैं। बोला जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को ढूंढो, बताओ खाली बॉक्स में क्या आएगा। और अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, कुछ चैप्टर मैंने यहाँ लिखे, सिंबल चेंज, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का डिवाइड बनेगा, डिवाइड का इक्वल टू बनेगा। तो सिंबल चेंज किए जाते हैं इक्वेशंस के अंदर, उस पर सवाल होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। अल्फा का मतलब क्या हो गया, मतलब जो ABCDE और न्यूमेरिक हो गया 1 2 3 4 5 so on to 0। तो इन सब का कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, बट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन साल 2015-16 के बाद आना बंद हो गए, पूछना बंद हो गए, तो जरूरत नहीं है इसके ऊपर अपना समय ज़्यादा करने की। तो ये था टोटल रीजनिंग का सिलेबस। अब जो आपके मन में सवाल है कि सर ये आपने जो बॉक्सेस बनाए इसका रीजन क्या है, पहले ये बता दो हमें। चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखो, अगर आप मेरे से पूछते हो सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो ये बॉक्सेस में जो डाल दिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो भाई ये है। You cannot skip cube and dice, calendar, then blood relation, coding decoding, direction sense test. These 5 chapters plus puzzle and sitting arrangement 6. आप ये 5 और एक 6 चैप्टर अगर करके रखते हो ना, रीजनिंग कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। बिकॉज इसके अलावा अगर कुछ पूछ भी लेते हैं तो जनरल मेंटल एबिलिटी हमारी बनी होती है इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद कि हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि
इन 5 चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं अगर आपको टाइम की बात करूँ ना, अगर कोई एक सही स्टूडेंट है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, पूरा डिवोट किया है उसने टाइम, मुझे लगता है कि हर एक चैप्टर में अगर वो लगभग 2 से 3 घंटे देगा ना, वो चैप्टर को बड़े आराम से कर सकता है। यानी कि क्यूब एंड डाइस 3 घंटे में आराम से सॉल्व हो सकता है, समझ आ सकता है, फिर कोई भी सवाल आ जाए सामने फिर वो मायने नहीं रखता। इस तरह से पढ़ना है आपको। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, मैं कह रहा हूं 20 लगा लो, मैं कह रहा हूं 30 लगा लो। क्या आप 30 घंटे नहीं दे सकते हो रीजनिंग को करने के लिए? क्या एक दिन में 1 घंटा नहीं लगा सकते हो? इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये टाइटल है हाउ टू क्लियर सीसेट इन 1 मंथ, कुछ ऐसा टाइटल रखूंगा जो मैं। तो उसका मतलब ही क्या है कि शॉर्ट टर्म बेसिस में आप एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करो। तो हमने तो यही देखना है कि भैया 30 दिन, 1 महीना पढ़ना है मुझे, और 1 महीने में मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि वक्त नहीं है अब आपके पास। जीएस पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स काउंट करेंगे, इसको तो क्वालिफाई करना ना। बट इसके साथ सोतेली माँ वाला बिहेवियर रखना मत। मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ये चीज अगर क्वालिफाई नहीं हुई तो मैंने बताया जीएस चेक नहीं होगा। तो भाई पर डे यू हैव टू डिवोट 1 आवर, मुझे लगता है वो आप कर सकते हो। 30 दिनों के अंदर रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि सर ये करनी कहां से है? तो इसका भी मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताऊं यार। आज के टाइम पे यूट्यूब में आपको बोलूं हर एक चीज अवेलेबल है, आप सर्च करो, बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे इन टॉपिक के बेसिस में, बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो बड़े आराम से। और जो स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि सर आप भी ये चीज़ें पढ़ाओ, ऑलरेडी जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, कोर्सेज में पढ़ाया था। हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ टोटली कि यूट्यूब के ऊपर मैंने अभी ये चीज़ें जो है वो पढ़ाई नहीं है, बट आने वाले टाइम पे यूट्यूब के ऊपर भी ये वाली चीज़ें मिलेंगी। बट तब तक ये ना हो कि आपका एग्जाम आ चुका हो तो आपको वो चीज़ें आपने पढ़ी ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे से ही पढ़ना है, आप यूट्यूब सर्च करो, वहाँ मिल जाएगा आपको। विद टाइम आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं भी वीडियोज़ बनाऊँ, मैं भी आप तक वो वीडियोज़ जो है वो पहुँचा दूँ। ठीक है, ये था बात रीजनिंग की। बात करते हैं मैथ्स की, जिससे बच्चे को डर लगता है। देखो मैथ्स के भी सवाल चैप्टर्स जो है मैंने सामने लिखे। एक्चुअली आज मैं खुद वीडियो ना बहुत वक्त के बाद बना रहा हूं, तो उस वीडियो को बनाने के एक ढंग में ढलने के लिए वक्त लग रहा है। तो मैथ्स के चैप्टर की मैं बात करूं तो ये सिर्फ यही चैप्टर्स नहीं है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अराउंड ये हो गए। और इसके आगे भी चैप्टर्स है, अगर मैं देखूं ध्यान से जी, लगभग 20 चैप्टर्स लिखे हैं। तो 20 चैप्टर पढ़ने का वक्त थोड़ी ना हमारे पास, कौन पढ़ेगा 20 चैप्टर्स? तो इसीलिए मैंने आपको बॉक्स के अंदर वो चैप्टर्स रखे हैं जो तो पढ़ने हैं आपको, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, वो पढ़ने हैं, कोई चारा नहीं है। मगर मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर होते हैं। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, डीआई। देखो जिस बच्चे ने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, डीआई में यही चीजों का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको पढ़ लो, डीआई ऑलमोस्ट आपका कवर हो ही जाएगा। ये 3 चैप्टर आप में से कोई भी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर बात आती है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर्स है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है, बोट्स एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, वर्क एंड वेजेस है, पाइप्स एंड सिस्टर्न है, देन प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो जो टाइम एंड वर्क बच्चा पढ़ लेगा ना अच्छे से, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस इसके ऊपर डिपेंड करता है, और पाइप्स एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर्स जो है ये एक ही फोर्टे की। तो जिसने एक चैप्टर पढ़ लिया वो तीनों पढ़ सकेगा। जिसने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये आपस में लिंक्ड है, ये भी आपस में लिंक्ड है, तो चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। बट मैं ही आपको बोल रहा हूं नहीं पढ़ना, ये नहीं है वक्त तो छोड़ दो ना। बट परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, डीआई, ये 4 तो पकड़ने हैं, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें आगे की, यहां से सिंपल एंड कंपाउंड स्किप कर दो। मैंने जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स को भी बोलता स्किप कर दो, सवाल आएगा तो सिंपल होगा। हालांकि मैंने पढ़ाया जरूर था, बट बोला था अगर वक्त नहीं है करो स्किप, नहीं आया कोई क्वेश्चन, और आएगा भी तो सिंपल होगा, वो पढ़ लोगे आप। प्रोबेबिलिटी हो गया, बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें से मैंने हमेशा देखा है सवाल जो है 2 या 3 पूछता है। जेकेपीएससी की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं, पूछता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यू कैन नॉट स्किप, यू कैन नॉट स्किप एचसीएफ, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मेंसुरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। यू कैन स्किप दिस नंबर सिस्टम चैप्टर, मिक्सड एंड एलिगेशन चैप्टर, ये स्किप कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चैप्टर है मिक्सड एंड एलिगेशन, ये तो नाम नहीं सुना हमने कभी। भाई होता है मैथ्स में, ये भी एक चैप्टर होती है मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी, ये 11th 12th में हमने सुना भी होगा, 9th में सुना होगा। और वैसे ही एसआई एंड सीआई भी होता है। तो मैंने जो चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करने को बोल दिया,
अगेन आई विल रिपीट, बार बार रिपीट करूंगा क्या कहते हैं, दिमाग के अंदर आपके घुस जाए ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज DI, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये स्किप हो गया था, मैंने बोला नहीं अभी तक। ये एजेस के क्वेश्चन जरूर करना, ये भी पूछता है एग्जामिनर, हमेशा आते हैं एजेस के क्वेश्चन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 5 चैप्टर्स ये पढ़ लो आप, 6 चैप्टर्स ये हो गए, और 2 या 3 ये पढ़ लोगे, अगर आप लगभग 8-10 चैप्टर पढ़ लोगे तो मैथ्स आपका 110% जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ये है पूरा CSAT को क्वालिफाई करने का एक तरीका, एक सिस्टम। और अब एक जरा सा मैं आपका 1 या 2 मिनट लूंगा और एक प्रॉपर अप्रोच वापस से बता देता हूं आपको करना क्या है। देखो भाई, आप 1 महीना का टारगेट लेके चलो कि ये जो अब 1 महीना है, इस महीने में मुझे ये जो सेक्शन सामने है इनको कवर करना है। देखो इंग्लिश में आपको ज़रा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना है ना। अगर आप फ्रेशर भी हो फिर भी ये क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देख लिया है, बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत देखे हैं जिन्होंने CSAT को फॉर ग्रांटेड लिया, लास्ट में आके CSAT ही क्वालिफाई नहीं हुआ, GS में तो बहुत स्कोर लिया था, वो चेक ही नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंस है CSAT की। रीजनिंग में और मैथ्स के लिए रोज 1 घंटा, यानी 2-2 घंटे आपको रोज के देने हैं 30 दिनों तक, अराउंड 60 आवर्स। वो आपके ऊपर, आप एक ही दिन में अगर 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो आपके दिन कम हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, आई कैन बेट आप आसानी से CSAT क्वालिफाई कर सकते हो, फिर आपको रोक नहीं सकता क्वालिफाई करने से कोई। तो ये एक प्रॉपर वीडियो थी, एक स्ट्रैटेजी के लिए, एक अप्रोच के लिए। आपको सिलेबस जो है वो मेंशन कर दिया गया। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम रहेगा मेरे पास, तो मैं वीडियोस जो है वो क्यूब एंड डाई से शुरुआत करूंगा, क्यूब एंड डाइस या कैलेंडर से शुरुआत करूंगा। ये वाली वीडियोस YouTube के ऊपर प्रॉपर इसी चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप बाकी चैनल से भी पढ़ सकते हो। जब आप मेरी वीडियोस देखोगे, इतना मैं जरूर बोलता हूँ, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आपको, तो मज़ा आएगा। ये तरीका CSAT को क्वालिफाई करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और रखते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो रोज देख लिया करो इसको, क्योंकि अगर आपका डर है CSAT तो देख देख के ही शायद आपका डर निकल जाए। इसे 66 नंबर तो लेने हमने क्वालिफाई करने के लिए, तो 66 नंबर इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। इसलिए दोस्तों साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।